नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के इस खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर्स बुक के ताज़ा तरीन एपिसोड में। इन्फ्लुएंसर्स हमारे आज के दौर के उभरते सितारे बनते जा रहे हैं और आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं ऐसे ही एक उभरते सितारे से जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है नॉट शायरा। आप इनका इंस्टाग्राम पेज, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट कर सकते हैं। आइए चलकर उनसे कुछ बातें करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आप सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम आयुषी सिंह है और मैं यहीं रांची की रहने वाली हूँ। और जैसे कि बात करें अपनी स्कूल लाइफ की, तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो 10th तक मैं डीएवी धुरवा में थी, डीएवी पब्लिक स्कूल धुरवा। और उसके बाद मैंने अपनी +2 कंप्लीट करी है एसएसवीएम धुरवा से। फिर वहाँ पे मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था उस टाइम पे। उसके बाद फिर कंप्लीट होने के बाद 12th फिर मैंने गॉस्नर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स मैंने अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। फिर थोड़ा सा स्ट्रीम चेंज करने का मन किया कि थोड़ी और जानकारी ली जाए दूसरे फील्ड के भी बारे में। तो मैंने मास कम्युनिकेशन चूज़ किया फॉर माई मास्टर्स, जो कि मैंने कंप्लीट किया है रांची यूनिवर्सिटी से। और अभी पिछले साल ही मेरी 2022 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। तो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ काफ़ी हैपनिंग रहा दोस्तों के मदद की वजह से, और बढ़िया था जो भी था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से मैं क्या बोल सकते हैं कि एवरेज से ऊपर ही रहती थी, ठीक है। बट कभी कभी दोस्तों के साथ मस्ती मजाक के चक्कर में थोड़ा सा कभी कभार मार्क्स कम होता था, तो मम्मी पापा की अच्छी से फिर डांट वाट पढ़ के फिर मैं लाइन पे आ गई थी। और अच्छे मार्क्स रहे हमेशा से, बस। जी बिल्कुल। तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब इन्फ्लुएंसर्स के वर्ल्ड में आपने कैसे कदम रखा? ये एक इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो कि एक स्टोरी कह सकते हैं इसको। मैं कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी, बट हाँ, उनकी लाइफ देखकर लगता था ना कि बनना तो है। ये मतलब लगता था फैसिनेटिंग है, बढ़िया है, देखने में बहुत कूल लगता था कि हाँ ये लोग कितने अच्छे से काम करते हैं, इन्हें इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इतने अच्छे प्रमोशन कर, इतने अच्छे इन्हें काम मिलते हैं। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था, और मेरा ऐसा फील्ड रहा भी नहीं शुरू से ना कि मैं कभी सोचूं कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी या फिर मेरा जो काम है वो किसी को पसंद आएगा वैसा। तो मैंने अभी से कह सकते हैं 3-4 साल पहले मैंने पोइट्री शुरू की। तो पोइट्री में मैं कर रही थी, रांची में ओपन माइक्स इवेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तब तक मैं एक दिल्ली का बैनर है, वो एक लोग रन करते हैं, तो वो लोगों ने चाहा कि रांची में इवेंट करने को, तो मैंने उन्हें काफ़ी हेल्प करा यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने को। फ्रॉम वेन्यू टू पार्टिसिपेंट्स मैंने बहुत चीज़ें अरेंज करके उन्हें दी। तो उसके बाद में हुआ क्या कि वहाँ पर वो लोग वीडियो भी शूट करते हैं, जो कि रांची में भी जो है वीडियो शूट नहीं होता। यहाँ पर जो भी पोइट्री करते हैं, मतलब कुछ लोग करते होंगे, मेरे जानकारी में ऐसा भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करवाया। और उस टाइम तक रील्स का जो था, उस टाइम टिकटॉक उस टाइम तक बैन हो चुका था इंडिया में, तो रील्स का यहाँ पर आ चुका था सीन। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो निकल ही जाएगा, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स उठा के अपने इंस्टा पे ज़रूर अपलोड करूँगी रील्स में। तो मैंने सबसे पहले एक रील डाला, ओके रीच गया, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को बोला शेयर करने को, तो उन्होंने किया, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सबने किया, फैमिली मेम्बर्स ने किया। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर मैंने मोराबादी वाला वहाँ जो मेरा पोएम है वो मैंने परफॉर्म किया था। तो मेरे मन में था कि इसको तो ज़रूर अपलोड करूँगी, बट कभी मन में ये नहीं था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। मैंने सोचा था कि हाँ मुश्किल से 1000-2000 व्यूज़ चले जाए, काफ़ी है मेरे लिए 1000-2000 लोग भी बहुत होते हैं। तो फिर मैंने अपनी जो सेकेंड रील डाली वो मैंने मोराबादी वाली डाली। उस टाइम पर एक दिन तो ओके था, व्यूज़ जो था ओके था, मतलब फिर भी था 4 से 5 हज़ार था, लेकिन अभी के हिसाब से वो ओके, उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर्स था वो। फिर क्या हुआ कि मैं अपनी बुआ के घर पे गई हुई थी, मतलब वो रांची में रहती हैं, तो मैं लाइव थी रात में। मैंने वीडियो डाला, मैंने सोचा कि चलो लाइव आके एक बार लोगों को बताते कि हाँ थोड़ा शेयर वेयर करो यार, रांची के ऊपर मैंने इतना अच्छा कुछ कॉन्टेंट डाला। तो वहाँ पर कुछ बच्चे थे मेरे लाइव पे ज्वाइन, आई गेस वही 10th-11th के होंगे। तो उन्होंने बोला कि दीदी हम लोग आपका ना वीडियो शेयर करते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबू करो, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो उन लोगों ने किया, और सुबह होते तक वो जो व्यूज़ था वो 10K 20K, मतलब घंटे घंटे में 10-10 हज़ार बढ़ रहे थे। मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी ना कि मुझे अंदर से कैसा लग रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार हो रहा था
कि लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, लोग मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो जो है इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखी। वो वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, व्हाट्सएप पे लोग बहुत ज़्यादा लगा रहे थे उस वीडियो को अपने स्टेटस में या फिर अपने फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब पे भी इनफैक्ट वीडियो क्लिप्स उठा उठा के लोग वहाँ पर भी डाल रहे हैं। इंस्टा पे बहुत अच्छा प्यार मिला वहाँ पर, मुझे लगता है 3 से 4 दिन में उस पर 100 के व्यूज़ चले गए। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ इन्फ्लुएंसर एक बनने का। फिर इनविटेशंस आने लगे किसी इवेंट से, या फिर कोई ब्रांड जो थे वो कोलैब्स के लिए मुझे अप्रोच करने लगे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कीजिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें शुरू हुई, फिर जो अभी तक बस चल रही हैं। बिल्कुल। तो पोइट्री की चर्चा तो आपकी हर प्लेटफॉर्म पे है फिलहाल, तो कैसे पोइट्री की शुरुआत हुई? पोइट्री कहाँ से, मतलब पहले से भी लिखती थी या फिर अचानक से कुछ मोटिवेशन मिला कि नहीं लिखना चाहिए, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? पोइट्री का मेरे को लगता है अभी से 3-4 साल पहले, मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर के एंड में थी अपने ग्रेजुएशन के। तब उस टाइम पर ना मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पोइट्स को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पोइट्री जो होती है पोइट्स की वो मैं सुना करती थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि ये लोग कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ध्यान देती थी। ठीक है, बट कभी सोचा नहीं था कि हाँ खुद का लिखने का ट्राई करूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी पोइट्री करते थे, तो काफ़ी अच्छा करते थे, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मेरी पहली पोइट्री बहुत ही मैंने बच्चों की तरह लिखी थी उसको मैंने कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ एक लगा कि कुछ तो है अंदर। और एक और चीज़ बोल सकते हैं कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हैं। तो मम्मी पापा का मतलब स्पेशली मम्मी का कहना है कि अगर तुम्हें ये चीज़ मिली है अगर, तो तुम्हें पापा से ये मिला है। ठीक है, क्योंकि पापा भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनके पास एक डायरी हुआ करती है जिसमें वो लिखा करते थे, अभी भी वो सेफली रखा हुआ है। तो मुझे भी लगता है कि पापा से ये चीज़, मुझे ये गुण मिला है कि मैं कुछ लिखूँ। तो ये वहीं से शुरू हुआ, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने जब लगा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने 3-4 कविताएँ लिखी। फिर आफ्टर 1 वीक मेरे को पता चला कि रांची में भी ओपन माइक्स होते हैं। तो यूट्यूब पे तो मैंने देख ही रखा था कि हाँ लोग जाते हैं ओपन माइक में परफॉर्म करते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बार रजिस्टर करके देखती हूँ। तो उस टाइम पर एक बैनर चला करता था रांची में, वहाँ पर मैंने रजिस्टर किया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अंदर से। कॉलेज से मैं जल्दी घर आई और मैंने बोला कि आज मेरी इवेंट है। और शुरू से ही एक चीज़ थी कि फैमिली से कभी भी बंदिश नहीं रहा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना। इनफैक्ट मैं पोइट्री लिखती भी थी ना, बहुत खुश होकर मैं जाती थी मम्मी के पास कि मम्मी सुनो ये ना मैंने लिखा है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया करती थी कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से लिख रही हो, ऐसे ही करती रहो बस। तो फिर वही 1 हफ्ते के बाद वो ओपन माइक का इवेंट था, मैं वहाँ अकेली गई थी। वहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती थी, ना ऑर्गेनाइज़र को, ना वहाँ के पार्टिसिपेंट्स को, किसी को भी नहीं। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी अंदर से कि पता नहीं क्या होने वाला है। आई गेस मेरा 2nd या 3rd परफॉर्मेंस था, उससे पहले लोगों ने परफॉर्म किया। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि माहौल क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, लोग यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं। और पहले मैंने यूट्यूब से देखा हुआ था, तो वो दिमाग में था कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है। और वहाँ पर जाके मैंने परफॉर्म किया। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे करके बैठी हूँ चेयर पे, सामने मेरे माइक था और ऐसे आंखों में लाइट्स आ रही थी, तो मुझे ना सामने का कुछ भी दिख नहीं रहा था। वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आया ना कि मुझे तो लोग नहीं दिख रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग सुनने के बाद क्या रिएक्ट कर रहे, नहीं। मैंने उस टाइम परफॉर्म किया और वो जो कॉन्फिडेंस था वो लौट के वापस, वो पहले परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस लौट के वापस कभी नहीं आया। वो मैंने तोड़ परफॉर्म कर दिया था उस टाइम पे। मेरे को लगा कि ये तो मैं हो ही नहीं सकती, ये मैं नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ। फिर लेकिन उनका भी वीडियो आया था उस टाइम पर ना, मेरे को याद है 1000 व्यूज़ हुए थे उस वीडियो पे मेरे यूट्यूब पे, उनके चैनल पे जो बैनर वालों ने डाला था 1000 हुए थे। वो 1000 मेरे को लगता था कि यार कितनी नंबर से एक एक भी काउंट पड़ता था ना, तो दिल में धक धक होता था कि यार 1000 पहुँचना है। और उस चैनल पर मेरे को लगता है कि मेरे हाईएस्ट अभी तक व्यूज़, अभी पता नहीं कितना हो गया, मैंने बहुत दिन से चेक नहीं किया, बट हाँ अभी हाईएस्ट व्यूज़ उस चैनल पर मेरी वीडियो के ऊपर था। तो बस खुशी मिलती है। और उसके बाद से मैंने ओपन माइक किए, चालू रखा, करती रही मैं ओपन माइक्स बहुत। हर वीकेंड पे कॉलेज की छुट्टी होती ही थी, तो संडे को नियम से मतलब एक तरीके से मैंने उस चीज़ को अपने रूटीन में शामिल कर लिया था कि नहीं संडे को मेरे और कोई प्लान्स नहीं रहेंगे, मुझे ओपन माइक में जाना है। रांची के किसी भी कोने में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं धुरवा में रहती हूँ, वहाँ से मोराबादी आना है, रातू रोड आना है, कहीं भी जाना है मैं चली जाती थी। घर से भी कभी किसी तरीके से किसी ने रोका टोका नहीं। अगर उन्होंने देखा कि अच्छा कर रही है और सही फील्ड में आगे बढ़ रही है, तो उन लोगों ने कभी मुझे रोका नहीं, घर से कभी किसी तरीके से पाबंदी नहीं रही। तो और मोटिवेशन अंदर से मिला कि नहीं, मुझे जब घर वाले सपोर्ट करें तो मुझे नहीं रुकना चाहिए।
बिल्कुल, घर वालों का सपोर्ट एक बहुत हाँ। बड़ी पिलर कह सकते हैं आपकी सही बात। सफलता में हाँ। निभाती है। तो हमारे दर्शक आपके पोइट्री के कुछ लाइंस सुनने के लिए काफ़ी बेकरार हैं, तो आप उनके लिए कुछ। तो जो वीडियो से मुझे पहचान मिली थी मेरी, मैं वही सुनाना चाहूँगी। मोराबादी वाली मेरी पोइट्री बिल्कुल। है, वो ऐसी है कि एक शहर बसा है कुल्हड़ में, रांची सब उसे बुलाते हैं, चाय पिलाना अगर हारे बाजी सब यही लगाते हैं, शहर की टपरी पे ट्यूशन ना जाने कितने बंक हुए, हर शाम शहर एक साथ दिखे चलो मोराबादी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो आपके झारखंडी एक्सेंट वाले वीडियो पे 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं, तो हमारे दर्शक वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप झारखंडी एक्सेंट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज? मेरे को पता है झारखंडी अगर वो बोला जाए, जो लैंग्वेज होती है ओरिजिन यहाँ की जो है, वो मुझे बोलना तो नहीं आता प्रॉपर, लेकिन हाँ कुछ कुछ वर्ड्स जो कि मैं रेगुलरली सुनती रहती हूँ वो मुझे पता है क्या क्या है। ठीक है, जैसे अभी मैंने 1-2 नए वर्ड सीखे हैं। जैसे एक डूबा होता है, डूबा आई गेस कटोरी को कहा जाता है जी। और डोभा बोलते हैं तालाब को, है ना, तो वो हो गए। और जाड़ा, ठंड को जाड़ा कहते हैं। और क्या होता है, मुझे याद करना पड़ेगा। और मैंने क्या क्या वर्ड्स बोले थे मुझे याद भी नहीं। धुसका यहाँ का जो फेमस डिश है, यहाँ का जो फेमस क्यूजीन है, बाहर से लोग आते हैं, सच में मतलब फॉरेन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर धुसका ट्राई करने को, बर्रा ट्राई करने को, जो दाल की वो पकौड़े की तरह बनती है, वो हो गया। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। स्वेटर को जो अभी ठंड में सूटर कहेंगे उसे, ये सारी वर्ड्स हैं। बिल्कुल, झारखंडी भाषा अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत है, बहुत प्यार अच्छा, वाली भाषा है। अब हम आपसे आपके गोल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या आपके कुछ और भी गोल्स हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं आपके लाइफ में? अगर गोल्स की बात की जाए तो मैं भी डेफिनेटली अपनी जो पढ़ाई है इसके ऊपर इतने खर्चे हुए पैसे में वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी। मैं जॉब ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी जितना मेरे से ग्रो हो सके, जितने मुझसे काम हो सके अपनी सोशल मीडिया पे, मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। और जॉब तो खैर करना ही पड़ेगा, वो तो है ही। और साथ साथ अपने सोशल मीडिया को भी आगे बढ़ाना चाहूँगी। अभी आजकल इस पर उतना ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हूँ आजकल, लेकिन वंस आई गेट द टाइम अच्छी खासी थोड़ी सी, तो फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करूँगी। अपने लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको कभी मैं ये नहीं फील करने दूँगी कि इनको क्यों फॉलो कर लिया, ये तो कुछ कंटेंट नहीं डाल रही है, कुछ नया नहीं डाल रही है। मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि अगर मैं एक भी रील डाल रही हूँ अगर बहुत दिनों के बाद, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग इससे रिलेट कर पाएँ, लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए इसे देखकर। तो वो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है। बिल्कुल, आपकी शिद्दत आपके काम में बखूबी दिखती है। तो इसके बाद इन पोइट्री के अलावा और क्या पैशन है जो कि आप फॉलो करती हैं? क्या आपकी हॉबीज़ हैं जिसे आप तहे दिल से निभाती हैं, बिल्कुल पोइट्री की ही तरह? तो पोइट्री के अलावा अगर बात की जाए तो मैं डांसिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही एक वो पैशन रहा है अंदर की डांसिंग करना है, एक है भी इंजॉयमेंट वाला चीज़, और जब आता हो अच्छे से तब और मज़ा भी आता है करने में, लोगों को भी देखने में मज़ा आता है। तो स्कूल में जब हुआ करती थी तब कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं जाता था स्कूल का, वेदर इट इज़ 26 जनवरी, 15 अगस्त या एनुअल फंक्शन स्कूल में, टीचर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, हमारे ग्रुप का काम ही यही होता था कि हमें डांस में पार्टिसिपेट करना है। जो हमारी म्यूज़िक की टीचर होती है, जो भी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखा करती थी, उनके दिमाग में रहता था कि आयुषी और उसकी टीम तो करने ही वाली है। तो वो डांस से जो कह सकते हैं लगाव जो रहा वो शुरू से ही रहा। बचपन में जब स्कूल नहीं भी जाया करती थी, टीवी के सामने खड़े होकर डांस करना, गाना कुछ भी प्ले हो रहा है, जब बात भी करना नहीं आता तो थोड़ा बहुत हिलना, मम्मी बताती है कि तुम्हारा हिलना चालू रहता था। तो वो डांस का जो क्या कह सकते हैं उससे जो कीड़ा है वो शुरू से ही है। तो जो कि अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी रील्स डाली हुई है अपनी डांसिंग की, और भी आने वाले टाइम में भी रांची के जो भी कोरियोग्राफर्स हैं उनके साथ भी कोलैब करके मैं बहुत सारी और भी रील्स डालने वाली हूँ जो कि डांसिंग से ही रिलेटेड होगी। डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पोइट्री से तो कम है, बट हाँ वो भी पसंद है। अपने आप को जाहिर करने का बहुत ही खूबसूरत जरिया है डांसिंग ये, और आप तो बखूबी से निभाती भी हैं। तो इसके बाद अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं?
आगे की प्लान्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मेरी जो इंस्टाग्राम जो कुछ दिनों से थोड़ी डाउन डाउन चल रही है, नॉट डाउन मतलब अगर फॉलोअर्स के अगर सेंस में देखा जाए तो मैं कंटेंट अभी डाल नहीं पा रही हूँ बहुत रेगुलरली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैंने बताया कि मैं इंडल्ज हो गई थी। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं कंटेंट लाती जा रही हूँ। मैं कोलैब्स का वेट कर रही हूँ, कोई अच्छे क्रिएटर्स और भी हो, जैसे कि रांची में क्रिएटर्स आपस में ही मिलकर बहुत सारे वीडियोज़ निकालते हैं। जैसे कि ये झारखंडी एक्सेंट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, ये मैंने सदफ के साथ बनाया था। वो एक तरीके से कोलैबोरेशन ही कह सकते हैं उसको, कोलैबोरेशन ही था वो एक्चुअली। तो उस तरीके के और भी क्रिएटर्स जो भी हों उनके साथ कोलैब करके अच्छे कंटेंट निकालना, क्योंकि अकेले आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। और भी जब देख रहे हैं कि जब अच्छा जा रहा है तो और भी लोगों की क्यों ना मदद की जाए, और भी लोग, कुछ लोग मेरी मदद करें, मैं किसी की मदद करूँ, इस तरीके से साथ साथ बढ़ने का ये सिलसिला बस चलता रहे। और कुछ ऐसी ड्रीम्स आपकी जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, कुछ ऐसे डिज़ायर्स जिसके लिए आप अभी एस्पायर करती हैं कि वो आगे फ्यूचर में पूरी हो, उसके बारे में हमें बताइए। अगर ऐसी कुछ बात की जाए ऐसी ड्रीम्स की, तो लड़कियों का तो सबसे पहला ड्रीम होता है कहीं घूम कर आए बाहर से। बहुत दिल है कि अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ऐसी जगह घूमने जाए जहाँ पर मज़ा आए, जहाँ पे बहुत दिन से चाहत थी जाने की। बहुत सारी जगह हैं जाने की। और अगर बड़े लेवल पे ड्रीम की बात की जाए तो हाँ, खुद का एक घर हो जिसमें अपने माँ बाप को, अपनी बाकी फैमिली को अच्छे से रख सकूं, उस काबिल हो जाऊं, तो मेरे लिए इससे बड़े अचीवमेंट की बात कुछ और नहीं होगी कि हाँ एक दिन मेरे खुद का घर हो। अभी तो जहाँ रह रहे हैं मतलब वो तो खैर जिनका है उनका है, अभी भी अपना है, बट एक होता है ना कि हाँ मेरे नाम का घर, मेरे घर के बाहर में मेरे नाम का बोर्ड हो, वैसा। तो बस अगर बड़े लेवल पे ड्रीम की बात की जाए तो फिलहाल में वही है, और भी ड्रीम्स तो आते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इन्फ्लुएंसर के लाइफ की बात की जाए तो जितना लव एक इन्फ्लुएंसर को मिलता है उतनी ही हेटरेट भी उसे झेलनी पड़ती है। तो आप कैसे इन हेटरेट या यूँ कहें बैक बिचिंग से कैसे डील करती हैं, या कैसे उसे अपने लाइफ में से हटाती हैं, उन नेगेटिव पॉइंट्स को हटाकर पॉजिटिविटी कैसे वापस भरती हैं अपने लाइफ में, हमें तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो हेटरेट की बात है ये मुझे शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि लोग मुझे जानते नहीं है। मतलब पहले दिमाग में ये रहता था कि अगर कोई हेटरेट दे रहा है तभी दे रहा है जब आपको वो जानता हो, या फिर प्यार इसलिए दे रहा है ताकि आपको वो जानता हो। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो वहाँ लोग आपको जान नहीं रहे होते, वो उनका काम है सिर्फ एक कमेंट करके निकल जाना, वेदर इट इज़ गुड और बैड, ठीक है। तो जब हेटरेट की बात आती है तो शुरुआती दिनों में मैंने जैसे बताया कि थोड़ा इफेक्ट करता था मुझे ये सारी चीज़ें। जब थोड़ी ज़्यादा तादाद में आने लग गई ना, तो उसके बाद मैंने उससे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि जब मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगी ये मेरे पे कोई असर डालेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो आप अब ऐसा होता है कि अब मुझे अगर कमेंट्स में अगर लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, मैं बस एक मतलब स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली वहां पर तो वो मुझे दिख रहा होता है, मैं बस स्माइल करती हूँ। मैंने कहा चलो ये भी चीज़ हेटरेट कमाना किसी का, जी बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। प्यार लोग आसानी से पा लेते हैं। लोग आपको कुछ खोज के, लोगों ने इतना टाइम निकाला मेरे कंटेंट को देखे और उसमें एक गलती खोजी, ठीक है, कि इस चीज़ को पॉइंट करके हम बताते हैं इन्हें, तो ठीक है आप बताओ, मेरा काम है इग्नोर करना। मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डाला है जिससे कि लोग ऑफेंड हों या फिर ऐसी कुछ बातें करें मेरे बारे में, उल्टा सीधा बोले। झारखंडी एक्सेंट की जहाँ तक बात की जाए तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा शायद कि मैंने उस लैंग्वेज की मजाक उड़ाई है, लेकिन आप अगर सच में मेरी बात मानो तो झारखंडी लैंग्वेज या फिर इंडिया के जितने भी लैंग्वेजेस हैं मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। हमारी जो मातृभाषा हिंदी, उसमें मैं देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ, अगर मैं चाहती तो मैं इंग्लिश पोइट्री भी कर सकती थी, लेकिन मैंने चूज़ किया कि नहीं मैं हिंदी में लिखूँ, ठीक है। लोग मुझे कहते भी थे जब तुमने इंग्लिश ऑनर्स किया तुमने इंग्लिश में पोइट्री क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा कि मैं अपने रूट से जुड़ी रहना चाहती हूँ, मैं हिंदी में चाहती हूँ कि मैं हिंदी में आगे बढ़ूँ, हिंदी को आगे बढ़ावा दूँ। तो जब बात आती है झारखंडी एक्सेंट की मजाक उड़ाने की, मैंने सिर्फ उस वीडियो पे 1.9 मिलियन व्यूज गए, ठीक है। वो इंडिया के किस किस कोने में पहुंचा होगा, वो वीडियो कनाडा तक, वो वीडियो विदेश तक गया है, ठीक है। वहाँ के लोगों को पता चल रहा है कि रांची में या फिर झारखंड में इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वो लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। मुझे इंटरनेशनल मतलब जो भी फॉरेन कंट्रीज वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा रांची का ये वर्ड सुन के, घर की याद आ गई, ऐसा हो गया वैसा। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है कि मेरे एक वीडियो के बदौलत लोगों को अपने घरों की याद आ रही है, वैसा फील होता है।
तो हेट्रेड लोग देंगे, अपना काम है इग्नोर करना और आगे बढ़ना, बस प्यार को अपने दिल से लगा के रखो, बस यही है। बिल्कुल, अप्रिसिएशन और हेट्रेड दोनों ज़िंदगी के पहलू हैं और उसे आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैंडल करती हैं, उसे आप इतना ज़्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ने देती हैं कि वो आपके काम को इफ़ेक्ट करे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे यूथ के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी अगर तो यूथ के लिए मेरा मैसेज अगर मैं कहूँ तो आज की यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जैसे कि हम सब जानते हैं आज की यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तो अपने इसी स्मार्टनेस को बरकरार रखते हुए आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आज के पेरेंट्स भी जो हैं वो इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए और इतने चिल हो गए हैं कि अगर कोई बच्चा चाहता है ना कि मैं पढ़ाई छोड़ के अगर मैं डांसिंग को ही आगे बढ़ाऊँ, तो वो जानते हैं कि इसमें करियर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करें। तो यूथ को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अपने दिमाग में कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं है। उनमें खुद की एक यूनिकनेस होती है हर पेरेंट्स में, हर एक इंसान में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर इंसान, सब में एक यूनिकनेस होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी यूथ है या कोई भी पेरेंट्स है, अपने बच्चे को वो समझे, आप अपने पेरेंट्स को समझे, इस तरीके की चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा दिमाग में लेके चलेंगे, आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को अगर बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे कि अगर बच्चा मेरा इतना किसी काम में लगा हुआ तो वो गलत नहीं होगा। और अगर आपको किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ खराबी हो, कुछ गलत हो, तभी वो रोक रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं रोकेंगे। तो आपकी जो भी पैशन है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप उस पर बस काम करते रहो, उसमें लगन से लगे रहो। और जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल। और जो लोग किसी भी काम में लगन से लगे रहते हैं उन्हें वो चीज़ देर या पहले वो मिलती ज़रूर है, इसी ज़िंदगी में मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे इस शो पर दिया। इसी के साथ ये थी एक छोटी सी मुलाकात हमारे इन्फ्लुएंसर्स जगत के उभरते सितारे से। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।